20 साल से भी पहले की एक उदास शाम, गंगा नदी के किनारे हवा के झोंके मातृभूमि की सौंधी सुगंध लिए हुए धीरे धीरे बह रहे थे। 50 वर्ष के हो चुके एक व्यक्ति, देवेंद्र प्रताप सिंह, नदी के घाट पर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें निराशा से क्षितिज को घूर रही थीं। वे रो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों में हजारों दर्दनाक भावनाएं भरी हुई थीं। उनकी दुबली पतली काया, उम्र से ज्यादा झुकी हुई पीठ और दिन भर की थकान के बाद पसीने से भीगे हुए सफेद हो चुके बाल। उनके हाथ में देसी शराब का एक गिलास था, जिसकी तेज गंध नाक में चुभ रही थी। लेकिन ये उनके दिल में चल रहे दर्द को सुन्न नहीं कर पा रही थी। गंगा नदी हमेशा की तरह बह रही थी, लेकिन आज देवेंद्र की आंखों में यह दुखद और ठंडी लग रही थी। वे धीरे से बुदबुदाए, जैसे खुद से बात कर रहे हों। बेचारे बेचारे दोनों बच्चे, जिंदगी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। कुछ ही दिन पहले हुई शादी के बारे में सोचते ही उनकी आंखें भर आईं। पटाखों की आवाज, हंसी और रिश्तेदारों और गांव वालों के गीत, जो बाद में आंसुओं की शादी में बदल गए, क्योंकि दोनों पक्षों ने शादी रद्द कर दी थी। उनकी यादों में अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन उनके लिए यह सब दुखद यादों से भरी एक सच्चाई थी। वह शादी खुशी का मौका नहीं, बल्कि दिल को चीर देने वाला दर्द थी, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन उनके अपने सगे बच्चे थे और इस बात से वे पूरी तरह अनजान थे। देवेंद्र ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। शराब की कड़वाहट उनके गले में चुभ गई, लेकिन यह दर्द उस दर्द से कहीं कम था जो एक पिता के रूप में उनके दिल को चीर रहा था। उन्होंने यादों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया, हर उस घटना को याद किया जो इस त्रासदी का कारण बनी, जिसका बोझ अब वे उठा रहे थे। यादें एक फिल्म की तरह पीछे चली गईं। देवेंद्र को 25 साल पहले के उस समय में ले गईं, जब वे 20 साल के थे। जीवन आकांक्षाओं से भरा था, लेकिन मुश्किलों से भी घिरा हुआ था। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उनकी नेक पत्नी सुनीता और 2 साल का बेटा रोहन था। वे सब गंगा के किनारे बसे एक गांव में एक छोटे से घर में रहते थे, जो गरीबी के बावजूद प्यार से भरा था। उस समय देवेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत का काम करते थे, लेकिन काम नियमित नहीं था। इलाके के ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने और पहनने की चिंता करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक विलासिता थी, जिसे कोई खरीदता या मरम्मत नहीं करवाता था। जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था और गरीबी का बोझ उस युवा व्यक्ति के कंधों पर भारी पड़ रहा था। अपनी पत्नी को दिन रात मेहनत करते हुए, किराए पर काम करने के कारण उसके हाथों में पड़े छालों को देखकर और अपने बेटे को सिर्फ दलिया खाकर गुजर बसर करते देख देवेंद्र का दिल टूट जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। सुनीता, मैंने बहुत सोचा है, अगर हम ऐसे ही जीते रहे तो हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। हमारे पास जो थोड़ी सी बचत है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे सिलीगुड़ी जाकर कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्पीकर ले आऊं। उन्हें ठीक करके बेचूं तो शायद कुछ मुनाफा हो जाए। सुनीता अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई। वे उनकी बात समझ गईं, लेकिन उनका दिल चिंता से भरा था। इतनी दूर क्या आपका जाना सुरक्षित होगा? मैंने सुना है कि वह इलाका बहुत जटिल है। हर कोई वहाँ व्यापार नहीं कर सकता, और अगर हमने अपने बचे हुए पैसे भी खो दिए तो मैं और बेटा कैसे जिएंगे? देवेंद्र ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैंने सब कुछ सोच लिया है। अगर मैं नहीं गया तो हम पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे। मैं तुम्हारे और रोहन के लिए बेहतर भविष्य नहीं बना पाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं इस यात्रा में सावधान रहूंगा। भगवान जानता है कि मैं यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। अपने पति की दृढ़ आंखों को देखकर सुनीता उन्हें रोक नहीं सकी। अंत में
उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और अपने पति से सावधानी से तैयारी करने को कहा। अगली सुबह देवेंद्र ने अपना साधारण सा सामान पैक किया, अपनी सारी बचत ली और सिलीगुड़ी के लिए बस पकड़ ली। उनके दिल में यह उम्मीद थी कि यह यात्रा उनके परिवार का भाग्य बदल देगी, लेकिन देवेंद्र को यह नहीं पता था कि यह भाग्यशाली यात्रा ही 25 साल तक चलने वाली त्रासदियों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। एक लंबी यात्रा के बाद बस आखिरकार सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर पहुंची। देवेंद्र बस से उतरे। कई घंटों तक बैठे रहने के कारण उनके पैर थोड़े सुन्न महसूस हो रहे थे। जमीन पर कदम रखते ही वे तुरंत एक हलचल भरे सीमावर्ती शहर की गहमा गहमी से घिर गए। सामान बेचने वालों की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न और खरीदारों और विक्रेताओं की आवाज़ों ने एक जीवंत दृश्य बनाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार इस जगह पर आकर देवेंद्र अपनी घबराहट छिपा नहीं सके। उनके लिए सब कुछ अजीब था। स्थानीय लोगों की बोली से लेकर यहाँ व्यापार करने के तरीके तक, अपना छोटा बैग कसकर पकड़े हुए वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़े जिससे वे रास्ता पूछ सकें। अंत में उन्होंने एक अधेड़ उम्र के ड्राइवर को सड़क के किनारे आराम करते हुए देखा, जिसके हाथ में सिगरेट थी। नमस्ते भाई साहब, मैं यूपी से आया हूँ। मैं थोक में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ड्राइवर ने मुड़कर देवेंद्र की ओर देखा, धुएं का एक छल्ला छोड़ा और धीरे धीरे जवाब दिया, क्या तुम पहली बार आए हो यहाँ व्यापार करने के लिए? तुम्हें पहले बड़े बाजार में किसी थोक व्यापारी को खोजना होगा। उस बाजार में कई दुकानें हैं, लेकिन याद रखना, अजनबियों पर ज्यादा भरोसा मत करना। यहाँ बहुत से धोखेबाज हैं। देवेंद्र ने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और सलाह को ध्यान से याद रखा। उन्होंने ड्राइवर के बताए रास्ते का अनुसरण किया। सचमुच वहाँ कुछ पुरानी मेजों और कुर्सियों के साथ एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के पीछे खड़ी महिला तेज तर्रार लग रही थी, जो उनसे कुछ साल छोटी थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और हाथ में नोटों की एक गड्डी पकड़े हुए थी, जिसे वह गिन रही थी। देवेंद्र को आते देख उसने सिर उठाया। उसकी चमकदार आंखों में चतुराई की झलक थी। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? देवेंद्र थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये पहली बार था जब वे इस तरह का सौदा कर रहे थे। उन्होंने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं मरम्मत करके बेचने के लिए कुछ पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कितना खरीदना चाहिए। महिला मुस्कुराई। उसकी आवाज़ दोस्ताना और जानकार दोनों थी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना चाहते हैं तो पहले लगभग 3,000 रुपये का माल लेकर देखें। अगर कम पड़े तो वापस आकर और ले लेना। लेकिन सुनो, अगर तुम नए हो तो सावधान रहना। किसी भरोसेमंद जगह से ही खरीदना, वरना सब कुछ गंवा बैठोगे। महिला की गर्मजोशी से देवेंद्र को ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने पैसे बदलते हुए उनसे बात की और सीमावर्ती बाजार में खरीदारी करते समय कुछ छोटे छोटे टिप्स भी दिए। सौदा होने के बाद उसने बाजार की ओर इशारा किया और जाने से पहले उन्हें एक बार फिर आगाह किया। देवेंद्र ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, मैं चलता हूँ। मौका मिला तो फिर आऊँगा। महिला ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें कुछ सोचते हुए उनके जाते हुए शरीर को देख रही थीं। उस समय देवेंद्र को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह मुलाकात उन घटनाओं की श्रृंखला में पहला टुकड़ा होगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सीमावर्ती बाजार में एक दिन घूमने के बाद देवेंद्र ने वह सामान इकट्ठा कर लिया था जिस पर उनकी नज़र थी। कुछ पुराने टीवी, डीवीडी प्लेयर और कुछ स्पीकर जिन्हें मरम्मत की ज़रूरत थी।
व्यापारियों के साथ मोलभाव करने के बाद वे थक गए थे, लेकिन उनके दिल में थोड़ी संतुष्टि थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यात्रा का पहला चरण सुचारू रूप से चला है। उन्होंने सामान इकट्ठा करने के लिए बस स्टैंड पर एक कोना किराए पर लिया, लेकिन जब उन्होंने बस के समय के बारे में पूछा तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि सिलीगुड़ी से उनके शहर वापस जाने वाली बस सप्ताह में केवल एक बार चलती है और अगली बस 2 दिन बाद थी। एक अनजान जगह पर बिना किसी परिचित के देवेंद्र मुश्किल में पड़ गए। चारों ओर देखते हुए उन्हें अचानक उस महिला की याद आई जिससे वे कल मिले थे। उनके विचार में वह इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानती हुई लग रही थी। सारी हिम्मत जुटाकर उन्होंने उससे पूछने के लिए वापस जाने का फैसला किया। जब वे उसकी दुकान पर पहुंचे तो महिला अभी भी ग्राहकों के साथ व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने देवेंद्र को देखा वह तुरंत मुस्कुरा दी, जिसमें आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। क्या आपने अपना सारा सामान ले लिया? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? देवेंद्र ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाते हुए जवाब दिया। हाँ, मैंने अपना सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वापस जाने वाली बस 2 दिन बाद है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे यह भी नहीं पता कि रात कहाँ बिताऊं। महिला ने देवेंद्र को कुछ देर देखा। उसकी आंखों में जैसे कुछ तौल रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई। तो आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे अलावा घर पर कोई नहीं है। मेरा छोटा भाई काम के सिलसिले में बाहर रहता है। चिंता मत करो, हम एक ही इलाके के लोग हैं। एक दूसरे की थोड़ी मदद करना तो बनता है। देवेंद्र उसकी दयालुता पर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस शाम वह उन्हें बस स्टैंड के पास एक गली में छिपे एक छोटे से घर में ले गई। घर साधारण था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। उसने एक साधारण भोजन तैयार किया, जिसमें थोड़ी सूखी मछली, सब्जी का सूप और चावल थे। दोनों ने खाते खाते हर तरह की बातें की। बातचीत के दौरान देवेंद्र को पता चला कि उसका नाम लीला है और वह कुछ साल पहले सिलीगुड़ी में व्यापार करने आई थी। हालांकि जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसे गर्व था कि वह आत्मनिर्भर थी और किसी पर निर्भर नहीं थी। देवेंद्र ने भी अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पत्नी के बारे में जो गांव में संघर्ष कर रही थी, और अपने छोटे बेटे के बारे में जो अपने पिता के पैसे लेकर घर लौटने का इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान उनकी आंखें अनजाने में मिली। लीला की आंखों में कुछ हलचल सी हुई, जबकि देवेंद्र घबराकर दूसरी तरफ देखने लगे। रात हो गई। लीला ने देवेंद्र के सोने के लिए एक छोटा बिस्तर लगा दिया, लेकिन छोटे से घर का माहौल अनजाने में हुई निकटता के कारण गर्म होता जा रहा था। कई सालों में पहली बार देवेंद्र ने अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला से कोमल देखभाल महसूस की। जब बत्तियां बंद हो गईं और पूरा घर अंधेरे में डूब गया, तो देवेंद्र के मन में उलझे हुए विचार आने लगे। और फिर एक ऐसे पल में जब वह खुद को रोक नहीं सके, दबी हुई भावनाएं और दिन भर की अर्थपूर्ण निगाहों ने 2 अकेले इंसानों को करीब ला दिया। उस रात उन्होंने वह सीमा पार कर ली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक भाग्यशाली रात ने त्रासदियों की एक श्रृंखला के लिए बीज बो दिया। एक ऐसी रात जिसे देवेंद्र कभी नहीं भूल पाएंगे। सिलीगुड़ी में 2 दिन देवेंद्र के लिए एक सपने की तरह बीत गए। शुरुआती घबराहट के बाद उन्होंने पुराने टीवी से लेकर डीवीडी प्लेयर और स्पीकर तक का सामान इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे इन्हें अपने गांव ले जाकर मरम्मत करके बेचेंगे तो इससे अच्छी आमदनी होगी। उस सुबह वे वापस जाने के लिए बस में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, इस विश्वास के साथ कि यह पहली यात्रा
एक बेहतर भविष्य की शुरुआत होगी। लीला, वह महिला जिसने इन दिनों उनकी मदद की थी, उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आई। लीला के घर से बस स्टैंड तक का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उन दोनों के लिए यह भारी लग रहा था। देवेंद्र और लीला दोनों ने कुछ अलग महसूस किया, एक अनाम बंधन जो बहुत वास्तविक था। लीला ने अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। उसने देवेंद्र की ओर देखा। उसकी आवाज़ कोमल थी। देवेंद्र जी, रास्ते में अपना ध्यान रखना। सामान कीमती है, किसी को इसका फायदा न उठाने देना। देवेंद्र रुक गए और लीला को देर तक देखते रहे। वह उन सभी महिलाओं से वास्तव में अलग थी जिनसे वे मिले थे, ईमानदार, सक्षम और दयालु। उनके दिल में कृतज्ञता और स्नेह की भावना उमड़ पड़ी। अगली बार जब मैं आऊंगा तो कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकूंगा, देवेंद्र ने कहा। उनकी आंखों में ईमानदारी चमक रही थी। लीला ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, मैं आपका इंतजार करूंगी। देवेंद्र मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्मजोशी से भर गईं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती तो मुझे नहीं पता कि यह यात्रा कैसी होती। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। ये शब्द एक वादे की तरह थे, लेकिन एक विदाई की तरह भी। जब देवेंद्र बस में चढ़े तो लीला वहीं खड़ी रही, उस आदमी की छाया को देखती रही जिसने उसे अजीब भावनाएं दी थीं। बस धीरे धीरे चली। सड़क की धूल और देवेंद्र के मन में उलझे विचारों को अपने साथ ले गई। लीला भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर अकेली रह गई। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी आंखें उदासी से उस बस को देख रही थीं जो नज़रों से ओझल हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर एक अस्पष्ट एहसास बढ़ रहा था। एक भाग्यशाली रात ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। भले ही उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके शरीर में एक नन्ही जान पल रही है। बस देवेंद्र को उनके गांव वापस ले गई। उनका दिल इस पहली खेप से होने वाले मुनाफे की उम्मीदों से भरा था, लेकिन एक कठोर वास्तविकता उनका इंतजार कर रही थी। जो सामान वे लाए थे वह ज्यादातर पुराना और बेकार था। उन्हें बेचना उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल था, और भले ही उन्होंने उनकी मरम्मत की और कीमत कम कर दी, फिर भी खरीदार उदासीन रहे। वे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जल्दी ही एक बोझ बन गए, क्योंकि किसी ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो थोड़ी सी पूंजी उन्होंने जमा की थी वह न केवल लाभहीन रही, बल्कि काफ़ी कम भी हो गई। पहली खेप की भारी विफलता ने देवेंद्र को गतिरोध की स्थिति में डाल दिया। लंबी रातों तक वे जागते रहे, खुद को दोष देते रहे कि उन्होंने बेहतर योजना नहीं बनाई। उन्हें लगा कि उनमें किसी विदेशी जगह पर जोखिमों का सामना करने का साहस नहीं है। देवेंद्र ने रुकने का फैसला किया। वे फिर कभी सिलीगुड़ी नहीं गए। उन्होंने घर पर रहकर एक अलग रास्ता सोचने का विकल्प चुना। एक उत्साही और आशावान व्यक्ति से वे अब एक शांत व्यक्ति बन गए थे, जिस पर जीवनयापन का बोझ भारी था। और लीला, दूर सीमा पर उसका जीवन भी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी को, यहाँ तक कि खुद देवेंद्र को भी नहीं पता था कि एक बीज चुपचाप बोया गया था और इस तूफानी जीवन के बीच चुपचाप बढ़ रहा था। 9 महीने और 10 दिन चुपचाप बीत गए और लीला ने आखिरकार एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म लेते ही आसपास के सभी लोग उसकी गोल मटोल शक्ल और चमकदार चेहरे को देखकर चकित रह गए। लेकिन जिस बात ने लीला को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी उसकी बेटी की आंखें और मुस्कान, जो बिल्कुल देवेंद्र जैसी थीं। हर बार जब वह अपनी बेटी को अपनी गोद में लेती, उसकी साफ आंखों में गहराई से देखती, तो उसे लगता जैसे देवेंद्र उसके सामने मौजूद है। उस आदमी की यादें दिन बद दिन बढ़ती गईं।
जिससे उसका दिल बेचैन हो गया। वह जानती थी कि उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसके और देवेंद्र के बीच का रिश्ता सिर्फ एक पल का था, जिसमें भविष्य के लिए कोई वादा या प्रतिबद्धता नहीं थी। लेकिन यह बच्चा, यह उसका खून था, उस भाग्यशाली रात का सबूत जिसने उनके जीवन को एक साथ जोड़ दिया था। समय बीतता गया और लीला की बेटी 1 साल की हो गई, जो दिन ब दिन और भी प्यारी और चतुर होती जा रही थी। पड़ोसियों की कानाफूसी कि बिना पति की एक महिला के बच्चा है ने उसे कई बार रुलाया, लेकिन बस अपनी बेटी की मुस्कान देखकर उसे खड़े रहने की ताकत मिल जाती थी। उसने वह करने का फैसला किया जिसके बारे में वह पिछले 1 साल से सोच रही थी। देवेंद्र को खोजना। जाने से पहले उसने अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़ों का एक छोटा बैग, अपने व्यापार से बचाई गई थोड़ी सी रकम और देवेंद्र द्वारा छोड़ा गया एक पत्र तैयार किया, जिसमें एक अस्पष्ट पता था, जिस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखा था। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं, लेकिन वह दृढ़ थी। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर बस स्टैंड गई और यूपी जाने वाली पहली बस में चढ़ गई। लंबी यात्रा के दौरान उसने अपनी बेटी को गले लगाया और देवेंद्र से फिर से मिलने के पल के बारे में सोचा। क्या वह बच्ची को पहचानेंगे? क्या वे यह जानकर खुश या आश्चर्यचकित होंगे कि उनकी एक बेटी है? ये सवाल आशा और भय के साथ उसके मन में घूमते रहे। यूपी पहुंचकर उसने एक विशाल भूमि के बीच देवेंद्र की खोज शुरू की। वह हर जगह गई, हर किसी से पूछा, लेकिन उसे जो जवाब मिले वे सिर्फ सिर हिलाना या दया भरी निगाहें थीं। यूपी बहुत बड़ा था और देवेंद्र के बारे में जानकारी बहुत कम थी। वह हर सड़क, हर बाजार में घूमी, यहाँ तक कि बस स्टैंडों पर भी इस सीजीजीज आशा के साथ कि कोई उन्हें याद करेगा। लेकिन सब व्यर्थ था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी जेब में पैसे कम होते जा रहे थे। उसके पैर लंबी यात्राओं से थक गए थे। उसकी बेटी लंबी यात्रा और अनियमित खाने के कारण ज़्यादा रोने लगी थी। हर बार जब वह अपनी बेटी को रोते हुए देखती तो उसे लगता जैसे उसका दिल टूट रहा है। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने सिलीगुड़ी में देवेंद्र से ज़्यादा जानकारी क्यों नहीं पूछी। खुद को इस यात्रा पर निकलने के अपने अस्पष्ट निर्णय के लिए दोषी ठहराया। अंत में आधे महीने से ज़्यादा की खोज के बाद और बिना किसी सुराग के उसे कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवेंद्र उसके जीवन से पूरी तरह से गायब हो गए थे। निराशा और थकावट ने उसे घेर लिया और वह एक शहर की छोटी सी सड़क के बीच में फूट फूट कर रोने लगी। एक राहगीर ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो जो इतनी दुखी लग रही हो? उसने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के पिता को ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह व्यक्ति केवल आह भरकर सिर हिलाकर चला गया और लीला को उसके दर्द के साथ अकेला छोड़ गया। कोई और विकल्प न होने के कारण लीला बस स्टैंड पर लौट आई। अपनी गोद में शांति से सो रही अपनी बेटी को देखकर वह फुसफुसाई, माँ को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पिता को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहती हो। अगली सुबह सिलीगुड़ी वापस जाने वाली बस रवाना हुई। बस में लीला खिड़की से बाहर देखती रही। उसका दिल पछतावे और कभी न खत्म होने वाले दर्द से भरा था। आंसू चुपचाप बह रहे थे। ठीक उसकी किस्मत की तरह एक कमजोर महिला जो उम्मीद करना नहीं छोड़ती, भले ही वह उम्मीद सिर्फ टूटे हुए सपनों की ओर ले जाए। अब से उसका जीवन सिर्फ उसका और उसकी छोटी बेटी का था, लेकिन दर्द की गहराई में मातृत्व ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उसे इस तूफानी जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। समय गंगा के पानी की तरह बहता गया, कभी वापस नहीं आया।
20 साल बीत गए जब देवेंद्र ने सिलीगुड़ी छोड़ा था, व्यापार की यात्राओं को त्याग दिया था और एक ऐसी याद को भूल गए थे जिसे वे सोचते थे कि वह फीकी पड़ गई है। अब देवेंद्र एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो यूपी में एक साधारण जीवन जी रहे थे। उनका बड़ा बेटा रोहन अब बड़ा हो गया था और एक विदेशी भूमि में नए भविष्य की तैयारी कर रहा था। उस समय दुबई में काम करने का चलन यूपी के ग्रामीण इलाकों में फैल गया था। हर कोई अपने परिवार की मदद के लिए पैसे कमाने और अपना जीवन बदलने का अवसर चाहता था। रोहन अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के साथ साक्षात्कार पास कर गया था और दुबई की एक खाद्य प्रसंस्करण कंपनी में चुना गया था। देवेंद्र को बहुत गर्व था, लेकिन रोहन के जाने से पहले वे अपनी चिंता छिपा नहीं सके। उन्होंने अपने बेटे को कई बातें समझाईं। वहां जाकर मेहनत से काम करना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, किसी को खुद पर हावी मत होने देना, लेकिन परेशानी भी मत खड़ी करना, समझे। रोहन मुस्कुराया और अपने पिता की ओर दृढ़ संकल्प से देखा। मैं जानता हूं पिताजी, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा ताकि आपको और मां को और कष्ट न उठाना पड़े। रोहन को दुबई ले जाने वाली उड़ान मार्च की एक ठंडी सुबह को रवाना हुई। अपने परिवार से दूर रोहन ने जल्दी ही विदेशी भूमि में काम के माहौल के साथ तालमेल बिठा लिया। जिस कंपनी में वह काम करता था वह एक खाद्य प्रसंस्करण कारखाना था जिसमें एक व्यस्त उत्पादन लाइन थी। हर दिन रोहन और उसके सहकर्मी सुबह से लेकर देर रात तक काम करते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वह अपने परिवार की मदद करने का अपना सपना पूरा कर रहा है। 1 साल बाद रोहन दुबई में जीवन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया था। काम पर वह कई दोस्तों से मिला, लेकिन एक लड़की थी जिसने उसका विशेष ध्यान खींचा। उसका नाम प्रिया था और वह रोहन के साथ उसी उत्पादन लाइन पर काम करती थी। प्रिया एक युवा लड़की थी जिसका छोटा कद, लंबे काले बाल और एक चमकदार मुस्कान थी। जिसने रोहन को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह यह था कि प्रिया ने बताया कि वह सिलीगुड़ी की है, वही जगह जिसका उसके पिता ने कभी पुरानी कहानियों में उल्लेख किया था। शुरू में रोहन और प्रिया सिर्फ सहकर्मी थे, लेकिन ब्रेक के दौरान बातचीत के माध्यम से वे धीरे धीरे करीब आ गए। प्रिया अक्सर रोहन को अपने गृहनगर के बारे में बताती थी, सीमा के पास की हलचल भरी सड़कों के बारे में, अपनी मां के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। एक मजबूत महिला जिसने उसे बड़ा करने के लिए कई नौकरियां की। रोहन और प्रिया दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी किस्मत अतीत से अदृश्य धागों से जुड़ी हुई थी। प्रिया की अपनी मां के बारे में कहानियां जो पहले पैसे का लेन देन करती थी, और देवेंद्र द्वारा सुनाई गई धुंधली यादें रोहन के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आईं। उन्होंने सिर्फ आत्मा का एक जुड़ाव महसूस किया, एक शुद्ध स्नेह जो एक विदेशी भूमि में धीरे धीरे पनप रहा था। समय बीतता गया और रोहन और प्रिया के बीच प्यार बढ़ता गया। उन्होंने काम में आने वाली कठिनाइयों, घर की यादों और भविष्य के सपनों को एक साथ साझा किया। रोहन ने प्रिया को अपने गांव ले जाने, उसे अपने माता पिता से मिलाने और आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव रखने का सपना देखा। और प्रिया, उसने भी सपना देखा कि एक दिन रोहन सिलीगुड़ी आएगा, जहां वह बड़ी हुई थी, ताकि वह उसके अतीत को बेहतर ढंग से समझ सके। वे दोनों नहीं जानते थे कि जिस चीज का वे इंतजार कर रहे थे वह एक भयानक रहस्य के लिए एक फ्यूज भी था। उनका प्यार न केवल एक विदेशी भूमि में चुनौतियों का सामना करेगा, बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई का भी सामना करेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक विदेशी भूमि में 3 साल की मेहनत जल्दी बीत गई और रोहन और प्रिया ने दुबई में अपना रोजगार
अनुबंध पूरा कर लिया। उस समय के दौरान उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। कई कठिनाइयों और चुनौतियों पर काबू पाया। भारत लौटकर वे एक बड़ी योजना लेकर आए, शादी करना और आधिकारिक तौर पर अपने जीवन को एक साथ जोड़ना। दुबई से भारत की उड़ान एक खूबसूरत धूप वाले दिन उतरी। रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं जब वे हवाई अड्डे से बाहर निकले। कुछ ही समय बाद वे यूपी के लिए एक बस में चढ़े जहां रोहन बड़ा हुआ था, और अब वह जगह थी जहां वह प्रिया को अपने परिवार से मिलवाने वाला था। जब उन्होंने गंगा के किनारे स्थित छोटे से घर में कदम रखा तो रोहन ने जोर से पुकारा, माँ, पिताजी, मैं घर आ गया हूँ। देवेंद्र और सुनीता, रोहन की माँ, पुनर्मिलन की खुशी से चमकते चेहरों के साथ दौड़े। सुनीता ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू बह निकले। मेरे बेटे, तुम सच में वापस आ गए हो। इन सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया। पुनर्मिलन के क्षण के बाद रोहन प्रिया का परिचय कराने के लिए मुड़ा। यह प्रिया है, मेरी प्रेमिका। हम शादी करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप सहमत हैं? माँ, पिताजी, देवेंद्र ने प्रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उनके सामने खड़ी युवा लड़की में एक कोमल सुंदरता, एक सौम्य मुस्कान थी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया वह उसका चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी नाक और यहाँ तक कि उसकी मुस्कान का तरीका भी कुछ ऐसा था जिसने उन्हें खुद की और रोहन की याद दिला दी। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते बेटी, तुम्हारा नाम प्रिया है ना? ये तुम्हारा अपना घर है, आराम से रहो। प्रिया ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उसकी आवाज़ कोमल थी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मुझे स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। उस शाम देवेंद्र के परिवार ने रोहन और प्रिया का स्वागत करने के लिए एक आरामदायक रात्रिभोज का आयोजन किया। भोजन के दौरान सभी ने उत्साह से बात की। प्रिया ने अपने परिवार के बारे में बताया कि वह सिलीगुड़ी में पली बड़ी है। उसकी माँ ने उसे बड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की है, क्योंकि उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। देवेंद्र चुपचाप कहानी सुन रहे थे। उनके दिल में एक बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। 20 साल से ज्यादा पुरानी यादें अचानक वापस आ गईं। सिलीगुड़ी, बस स्टैंड, लीला नाम की महिला, सब कुछ उनके दिमाग में एक धीमी गति वाली फिल्म की तरह चल रहा था। हालांकि उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ एक संयोग था। तुम वास्तव में एक मजबूत, आत्मनिर्भर लड़की हो और तुम अपने परिवार की देखभाल करना भी जानती हो। हमारा रोहन तुम्हें पाकर बहुत भाग्यशाली है, देवेंद्र ने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। सुनीता भी बहुत खुश थी। लगातार प्रिया की तारीफ कर रही थी और कह रही थी, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि हमारे घर में इतनी अच्छी बहू आ सके। घर में खुशी का माहौल था। प्रिया ने भी रोहन के परिवार से गर्मजोशी और ईमानदारी महसूस की, कुछ ऐसा जिसकी उसने अपने पिता की अनुपस्थिति में अपने पूरे बचपन में कामना की थी। भोजन के बाद जब सब आराम करने चले गए तो देवेंद्र बरामदे में बाहर आए और चुपचाप गंगा पर पड़ते चांद को देखने लगे। एक अजीब एहसास ने उनके मन को घेर लिया। प्रिया का चेहरा उनके दिमाग में आता रहा, साथ ही लीला की धुंधली यादें भी, वह महिला जो कभी उनके जीवन में आई थी। उन्होंने खुद से कहा, मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ। सिलीगुड़ी इतनी दूर है, यह कैसे एक संयोग हो सकता है? वे इस बात से अनजान थे कि उनके दिल के भीतर कहानी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा था। लेकिन अब देवेंद्र को
अपनी होने वाली बहू प्रिया के बारे में कोई संदेह नहीं था, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि भाग्य सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस ला रहा था। समय तेजी से बीतता गया और रोहन और प्रिया की शादी का दिन करीब आता गया। दोनों परिवारों में माहौल पहले से कहीं ज्यादा उत्सवपूर्ण लग रहा था। शादी की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए देवेंद्र और सुनीता ने रोहन के साथ दुल्हन के परिवार से संपर्क करने के बारे में चर्चा की, ताकि पारंपरिक अनुष्ठानों की व्यवस्था की जा सके। उस समय तकनीक उन्नत नहीं थी। फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य आधुनिक संचार साधन नहीं थे जिससे दोनों परिवार आसानी से संपर्क कर सकें और एक दूसरे को देख सकें। इसीलिए सब कुछ छोटी फोन कॉलों और डाक द्वारा भेजे गए पत्रों पर निर्भर था। उस शाम जब पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ, देवेंद्र ने रोहन से बात शुरू की। रोहन, मुझे लगता है कि सड़क बहुत लंबी है। यूपी से सिलीगुड़ी तक पहुंचने में कई दिन लगते हैं, और ये शादी का मौसम है, इसलिए बसें भी भीड़ भाड़ वाली होंगी। तुम प्रिया से बात करके देखो कि क्या उसका परिवार इस बात से सहमत होगा कि हम शादी के दिन ही सारी रस्में पूरी कर लें। रोहन ने सिर हिलाया और तुरंत जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं भी प्रिया से इस बारे में बात करने वाला था। सड़क लंबी है और आपको और माँ को शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। अगर हम इसे एक ही दिन में कर लें तो यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा। प्रिया से बात करने के बाद वह इस विचार को अपनी माँ के पास ले जाने के लिए सहमत हो गई। प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज़ कोमल थी। माँ, मैं तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। रोहन के परिवार का कहना है कि सड़क बहुत लंबी है और वे शादी के दिन ही सारी रस्में करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? लीला, प्रिया की माँ, ने सुना और कुछ देर चुप रही, फिर सहमत हो गई। वह समझ गई कि उसकी बेटी दूर जा रही है और दूल्हे के परिवार के लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम दूल्हे के परिवार से कह दो कि मैं सहमत हूं, जब तक कि सब कुछ अच्छी तरह से हो और तुम दोनों को कोई परेशानी न हो। रोहन ने जल्दी से अपने परिवार को सूचित किया। जब देवेंद्र ने सुना कि दुल्हन का परिवार सहमत हो गया है तो उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पूरा परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए दौड़ भाग कर रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से हो। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आया, घर में माहौल और भी व्यस्त हो गया। देवेंद्र अपनी खुशी और घबराहट को छिपा नहीं सके। वे अक्सर खुद से कहते थे, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों की शादी सुचारू रूप से और खुशी से हो। सिलीगुड़ी में लीला भी अपनी बेटी के विदा होने के दिन की तैयारी कर रही थी। वह अपने घर के बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें क्षितिज को देख रही थीं। वह अपनी बेटी के लिए खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक अस्पष्ट, अवर्णनीय एहसास भी था। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाली यात्रा और दोनों परिवारों की मुलाकात एक चौंकाने वाली सच्चाई की शुरुआत होगी। एक ऐसा रहस्य जो 20 से ज्यादा सालों से सोया हुआ था। शादी का दिन आ गया, वह दिन जिसका दोनों परिवार कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। यूपी से गाड़ियों का काफिला भोर से पहले ही निकल गया। अपने साथ उपहार, खुशी और एक अच्छी शादी की उम्मीदें लेकर किराए पर ली गई निजी बस 600 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी सड़क पर चली। खेतों, पहाड़ों और उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दियों की हवाओं को पार करते हुए जब बस धीरे धीरे सिलीगुड़ी में दुल्हन के घर के गेट के सामने रुकी तो हवा इतनी ठंडी थी कि त्वचा को काट रही थी। बस का धुआं लोगों की सफेद सांसों में मिल गया। घर के अंदर से दुल्हन प्रिया और उसके रिश्तेदार दूल्हे के परिवार का स्वागत करने के लिए बाहर आए। हंसी मजाक की आवाज ने सर्दियों की ठंड को कुछ हद तक दूर कर दिया। प्रिया,
एक प्राचीन सफ़ेद शादी की पोशाक में सबसे पहले बाहर दौड़ी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें न केवल खुशी से बल्कि खुशी के आंसुओं से भी चमक रही थीं जो बहने को तैयार थे। देवेंद्र और सुनीता, रोहन के माता पिता, सबसे पहले नीचे उतरे। देवेंद्र सीधे खड़े थे, अपने हाथों में एक औपचारिक थाल पकड़े हुए। उम्र के बावजूद उनका रूप आकर्षक था। सुनीता उनके बगल में चल रही थी। उनका चेहरा गर्व और खुशी से चमक रहा था कि उनके बेटे को खुशी बनाने के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। लेकिन देवेंद्र की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उनकी नज़र घर की ओर गई, एक सिलुएट धीरे धीरे बाहर निकली। वह लीला थी, प्रिया की माँ। उस पल समय जैसे रुक गया। देवेंद्र वहीं जम गए। उनका पूरा शरीर जैसे जम गया हो। उनके हाथों में रखी औपचारिक थाल लगभग गिर गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस महिला को घूर रही थीं जो पास आ रही थी। वह चेहरा, वे आंखें बहुत परिचित थीं। वह लीला थी, वही महिला जिससे वे वर्षों पहले सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर मिले थे, जिसने उनके मन में एक अमिट स्मृति और उनका एक हिस्सा छोड़ दिया था। लीला भी रुक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब उसने देवेंद्र की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को कांपने से रोकने के लिए अपने हाथ कसकर भींच लिए। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसके सामने खड़ा आदमी देवेंद्र ही था। वह आदमी जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिसे उसने अपनी जवानी दी थी और जो उसकी इकलौती बेटी का पिता था। माहौल दम घोंटने वाला शांत हो गया। देवेंद्र के दिमाग में 20 साल से ज़्यादा पहले की तस्वीरें एक फिल्म की तरह पीछे चली गईं। बस स्टैंड पर ठंडी सर्दियों की रातें, लीला की मीठी लेकिन अकेली आंखें और उस साल की जल्दबाजी भरी विदाई। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। लीला। देवेंद्र ने चुपचाप उसका नाम पुकारा। उनकी आवाज़ कर्कश और कांप रही थी, जैसे कि वे अपने सामने की सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकते। लीला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में हजारों भावनाएं भरी हुई थीं। वह आगे बढ़ना चाहती थी, उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। पिछले 20 सालों का दर्द, अकेलापन और अधूरे सपने उसे गला घोंट रहे थे। उन दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन यह कथा खाई की तरह लग रही थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। वे दो लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे से प्यार किया था, जीवन के एक छोटे से पल में बंधे थे, अब एक दूसरे के सामने एक ऐसी विकट परिस्थिति में खड़े थे जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनीता, जिसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, आगे बढ़ी और खुशी से कहा, नमस्ते बहन जी, मैं रोहन की माँ हूँ। आज हमारा परिवार आपकी बेटी प्रिया को लेने आया है। लीला चौंक गई, जैसे किसी सपने से जागी हो। उसने एक मजबूर मुस्कान लाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ घुट गई। जी, कृपया अंदर आइए। देवेंद्र एक आत्माहीन व्यक्ति की तरह थे। वे सुनीता के पीछे घर में दाखिल हुए, लेकिन उनकी आंखें लीला से नहीं हट सकीं। उनका हर कदम भारी था, जैसे कि वे दुखद अतीत और उस क्रूर सच्चाई का बोझ उठा रहे हों जिसका वे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दुल्हन, दूल्हा और आसपास के सभी लोग अभी भी हौस और बात कर रहे थे। दो बड़ों के बीच के तनावपूर्ण माहौल से पूरी तरह अनजान, लेकिन देवेंद्र और लीला के दिलों में एक अंदरूनी तूफान उठ रहा था जो उन्हें भावनाओं के एक ऐसे बवंडर में खींच रहा था जिसे वे दोनों इतने सालों से भूलने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह शादी का दिन, एक ऐसा दिन जो केवल खुशी और हंसी से भरा होना चाहिए था, चुपचाप आंसुओं, दबे हुए दर्द
और एक दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ शुरू हुआ जिसे कोई भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शादी का माहौल जो स्वाभाविक रूप से जीवंत और हौंसी से भरा होना चाहिए था, अब सर्दियों के उदास आकाश की तरह भारी और बोझिल था। घर में प्रवेश करने के बाद देवेंद्र अब और शांत नहीं रह सके। 20 से ज्यादा वर्षों से दबी हुई भावनाएं उनके दिल में बाढ़ की तरह फूट पड़ी। उन्होंने औपचारिक थाल को कांपते हाथों से मेज पर रखा। उनकी आंखें लगातार लीला की ओर देख रही थीं। वह महिला जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी और अब उनकी बहू की मां थी। लीला भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। वह वहीं खड़ी रही, अपने हाथ कसकर भींचे हुए। उसकी उदास आंखें देवेंद्र की ओर देख रही थीं। उसके दिल में भावनाओं का एक मिश्रण था, दर्द, अपमान और 2 दशकों से दबा हुआ गुस्सा। चुप्पी इतनी लंबी चली कि दूल्हे और दुल्हन के परिवार के सभी लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। दुल्हन प्रिया, दूल्हा रोहन और सभी मेहमान आश्चर्य से देवेंद्र और लीला की ओर देखने लगे। अंत में देवेंद्र इसे और सहन नहीं कर सके। वे घर के बीच में आए। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उनकी आवाज़ घुट रही थी। मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे एक सच बताना है, एक ऐसा सच जिसे मैंने 20 से ज़्यादा सालों से दफन कर रखा है। पूरा कमरा जैसे सांस रोके हुए था। देवेंद्र की पत्नी सुनीता स्तब्ध रह गई। दुल्हन प्रिया और दूल्हा रोहन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में पूरी तरह से भ्रम था। देवेंद्र लीला की ओर मुड़े। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लीला दर्द में रोई, उस दर्द में जो उसने 20 से ज्यादा सालों तक सहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिया, मेरी बेटी, वह देवेंद्र की भी सगी बेटी है। फिर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। देवेंद्र अपने आंसू नहीं रोक सके और घुटती हुई आवाज में बोले, लीला, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए और हमारी बेटी के लिए माफी मांगता हूं। मैं उस साल गलत था। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, उन सब चीजों के साथ जो हमारे बीच थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मुझे सच में नहीं पता था। देवेंद्र के शब्द सर्दियों की ठंडी हवा में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। दूल्हे और दुल्हन के दोनों पक्ष स्तब्ध थे। फुसफुसाहटें कमरे में गूंजने लगीं। हर कोई चकित था। जो उन्होंने अभी सुना था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लीला ने कुछ नहीं कहा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने देवेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। क्या तुम जानते हो कि मैंने पिछले 20 सालों में क्या सहा है? मैंने अकेले इस बच्ची को पाला, अकेले सारा अपमान, सारा अकेलापन सहा। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई और अपने असली पिता का चेहरा तक नहीं जानती। लीला के शब्द देवेंद्र के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वे उसके सामने घुटनों के बल गिर गए। आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। लीला, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं गलत था, पूरी तरह से गलत। मैं बहुत कायर, बहुत गैर जिम्मेदार था। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। सुनीता की ओर मुड़कर देवेंद्र ने घुटती हुई आवाज में कहा, सुनीता, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। सुनीता एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। दर्द ने उसके दिल को निचोड़ लिया था। जिस पति पर उसने इतने सालों तक भरोसा किया था, उसने अब एक ऐसी सच्चाई कबूल की थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने अपने पति की पछतावे से भरी आंखों को देखा और उसके सामने खड़ी महिला के चेहरे पर बहते आंसुओं को देखा, तो वह नहीं जानती थी कि उसे दोष देना चाहिए या दया करनी चाहिए। दुल्हन प्रिया अपनी मां के बगल में खड़ी थी।
सुनना। देवेंद्र के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया था। वह रोहन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में पूरी तरह से भ्रम था। क्या क्या तुमने सुना? तुम्हारे पिता, उन्होंने क्या कहा? रोहन भी स्तब्ध था। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था। जिस लड़की से वह प्यार करता था, जिस लड़की के साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताने की कसम खाई थी, वह उसकी सौतेली बहन निकली। कमरे में माहौल जैसे जम गया। सभी चुप थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंत में लीला बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। यह शादी नहीं हो सकती। मैं अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के खिलाफ पाप करने नहीं दे सकती। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यही सच्चाई है जिसे हम सभी को स्वीकार करना होगा। लीला के शब्द एक अंतिम घंटी की तरह थे। पूरा कमरा आंसुओं और दुख में डूब गया। देवेंद्र घुटनों के बल गिर गए। अपने हाथों से सिर पकड़ लिया। आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, सभी को माफ़ कर दो। दुल्हन प्रिया और दूल्हा रोहन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। वे केवल इतना जानते थे कि आज, जो उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, सबसे दुखद दिन बन गया था। रोहन और प्रिया, दो लोग जो एक दूसरे से पूरे दिल से प्यार करते थे, अब एक दूसरे के बगल में पत्थर की तरह खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं। एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन एक भी शब्द नहीं कह पा रहे थे। भविष्य के लिए उनके सभी सपने, सभी योजनाएं अचानक एक सपने की तरह गायब हो गईं। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा, उसे कसकर भींच लिया, जैसे कि इस दुखद प्रेम कहानी में जो कुछ बचा था उसे पकड़ना चाहती हो। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। आंसू बह रहे थे। वह एक कांपती हुई फुसफुसाहट के अलावा कुछ नहीं कह सका। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। पूरा घर, दोनों परिवार अब केवल सिसकियों और आहों से भरे थे। सुनीता एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खाली ज़मीन को घूर रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना दर्दनाक दिन देखेगा। जिस पति से उसने इतने सालों तक प्यार किया और भरोसा किया, उसने एक इतना बड़ा रहस्य छिपाया था। लेकिन जब उसने देवेंद्र को घर के बीच में घुटनों के बल बैठे देखा, उनका चेहरा थका हुआ और पछतावे से भरा था, तो उसका दिल नरम हो गया। सारा गुस्सा, सारे आरोप अचानक गायब हो गए। उनकी जगह एक पत्नी, एक माँ की उदारता ने ले ली। सुनीता ने धीरे से आह भरी और देवेंद्र के पास गई। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें दर्द और भय से भरी थीं। उसके सामने वे एक टूटे हुए आदमी थे, जिन्होंने पूरी तरह से अपना आत्म सम्मान खो दिया था। उन्होंने घुटती हुई आवाज में कहा, सुनीता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। सुनीता ने उन्हें देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। देवेंद्र जी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मुझसे यह छिपाने के लिए नफरत करती हूँ। मुझे इस दर्द के सामने खड़ा करने के लिए नफरत करती हूँ। लेकिन मैं यह भी समझती हूँ कि आप भी उतना ही दर्द में हैं जितना मैं। कौन इंसान है जो गलती नहीं करता? जो हो गया सो हो गया। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए, बच्चों के लिए। देवेंद्र फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपना सिर जमीन से लगा दिया, जैसे एक बच्चे को एक बड़ी गलती के बाद माफ कर दिया गया हो। वह टूटे फूटे शब्दों में बड़बड़ाए, धन्यवाद, धन्यवाद। सुनीता। लीला चुपचाप खड़ी थी। आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देवेंद्र से फिर से ऐसी विकट परिस्थिति में मिलेगी। उसने कभी उनसे नफरत की थी, बिना कुछ कहे चले जाने के लिए नफरत की थी। लेकिन अब उन्हें अपने पैरों पर घुटने टेके देखकर उसे केवल अपने दिल में खालीपन महसूस हुआ।
उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। देवेंद्र जी, मैं अब आपसे नफरत नहीं करती। पिछले 20 सालों से मैं उस सारे दर्द के साथ जी रही हूँ जो आपने छोड़ा था। लेकिन आज आपको देखकर मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए, ताकि हमारे बच्चे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। घर में माहौल नरम हो गया। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन वे अब नफरत के आंसू नहीं थे, बल्कि माफ़ी के आंसू थे। 20 से ज़्यादा सालों के बोझ के बाद मुक्ति के आंसू थे। अंत में लीला ने कांपती आवाज़ में कहा, आज हमारे बच्चों की शादी का दिन होना चाहिए था, लेकिन अब मैं बस यही चाहती हूँ कि हर कोई यहीं रुके, एक साथ बैठे। यह एक दुखद दिन है, लेकिन यह वह दिन भी है जब इतने सालों के बाद हमारा परिवार फिर से मिला है। दोनों परिवारों ने सिर हिलाया। सहानुभूतिपूर्ण निगाहों ने आरोपों की जगह ले ली। दूल्हे और दुल्हन के परिवार के बड़ों ने मेज और कुर्सियों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। दावत को फिर से लगाना शुरू कर दिया। बर्तनों की खनक आहों और कोमल शब्दों के साथ मिलकर माहौल को कम तनावपूर्ण बना दिया। शादी की दावत अब पुनर्मिलन की दावत बन गई थी। सुनीता लीला के बगल में बैठी थी। 2 महिलाएं जो कभी एक ही आदमी के कारण पीड़ित हुई थीं, अब एक दूसरे को समझ भरी आंखों से देख रही थीं। उनमें अब कोई आरोप नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि केवल उन माताओं, उन महिलाओं की सहानुभूति थी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा था। देवेंद्र एक कोने की मेज पर चुपचाप बैठे थे, सबको देख रहे थे। उनके दिल में भावनाओं का एक मिश्रण था, दर्द, पछतावा, लेकिन थोड़ा सा सुकून भी। वे जानते थे कि भले ही चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उन्होंने सच्चाई का सामना किया था, माफ़ी पाई थी। रोहन और प्रिया दर्द में होने के बावजूद एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हर निवाला खा रहे थे, जैसे कि वे दर्द को निगलने की कोशिश कर रहे हों। दावत कोमल बातचीत, आंसुओं और मजबूर मुस्कानों के बीच समाप्त हुई। वह दिन दुखद होने के बावजूद वह दिन भी था जब सभी ने प्रेम, परिवार और क्षमा का वास्तविक अर्थ समझा था। उस दुखद शादी के बाद के दिनों में हालांकि दर्द अभी भी दिलों में था, लेकिन सभी ने धीरे धीरे इससे आगे बढ़ना सीख लिया। देवेंद्र नियमित रूप से लीला और प्रिया से मिलने के लिए सिलीगुड़ी जाने लगे। हर बार जब वे मिलते तो वे ज्यादा बात नहीं करते, बस चुपचाप एक दूसरे के बगल में बैठते, पुरानी यादों को याद करते और अलग रहने के वर्षों की भरपाई करते। देवेंद्र ने प्रिया की देखभाल एक असली पिता की तरह की। उनकी आंखें उसे प्यार और पछतावे से देखती थीं। प्रिया ने धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब उसमें कोई नाराजगी या दर्द की भावना नहीं थी। वह समझ गई कि माता पिता के प्यार की सीमाएं होती हैं जिनका उसे सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके कि वह दोष दे। सुनीता की बात करें तो चोट के शुरुआती भारी दिनों के बाद उन्होंने धीरे धीरे लीला के प्रति अपना दिल खोल दिया। 2 महिलाएं जो कभी एक कड़वे प्यार की गवाह थीं, अब दोस्त बन गईं, बहनें बन गईं जो एक दूसरे के साथ साझा करती थीं। सुनीता समझ गई कि लीला ने कभी भी जानबूझकर उसके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जीवन ने उन्हें नियति के एक बवंडर में धकेल दिया था। सुनीता की उदारता ने सूरज की तरह सभी के दिलों से अंधेरे को दूर कर दिया। रोहन और प्रिया भले ही पति पत्नी नहीं बन सके, फिर भी उन्होंने एक खूबसूरत दोस्ती बनाए रखी। वे अक्सर बात करते और जीवन में एक दूसरे का समर्थन करते, एक दूसरे को सगे भाई बहन की तरह देखते। प्रिया को धीरे धीरे नई खुशी मिली और रोहन ने भी घटनाओं के बाद अधिक परिपक्वता के साथ अपना जीवन फिर से शुरू किया। 1 साल बाद
लीला ने सिलीगुड़ी छोड़ने और प्रिया को लेकर यूपी वापस आने का फैसला किया। सुनीता इस फैसले का समर्थन करने वाली पहली व्यक्ति थी। उन्होंने लीला से कहा, बहन, तुम यहीं आ जाओ, हम बूढ़े हो रहे हैं, पास रहेंगे तो एक दूसरे की देखभाल कर सकेंगे। मेरे पास बहुत ज़मीन है, देवेंद्र जी और मैंने बात की है। तुम बगल में अपना एक अलग घर बना लो और शांति से रहो, पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम एक परिवार हैं। सुनीता के शब्दों ने लीला को इतना भावुक कर दिया कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस महिला को उसने अनजाने में चोट पहुंचाई थी वह इतनी उदार और दयालु होगी। लीला ने घुटती हुई आवाज में सुनीता का हाथ पकड़ा। सुनीता, मैं तुम्हारी आभारी हूं। इस जीवन में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी कर्जदार हूं। और इस तरह लीला प्रिया के साथ यूपी लौट आई और देवेंद्र और सुनीता के घर के ठीक बगल में एक छोटा सा घर बनाया। जिस दिन लीला रहने आई, दोनों परिवारों ने माँ और बेटी का स्वागत करने के लिए एक आरामदायक भोजन का आयोजन किया। उस दिन पार्टी का माहौल बहुत अलग था। कोई दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गर्म मुस्कान और सहानुभूति थी। देवेंद्र अपने जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के बीच खड़े थे, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थीं, लेकिन जीवन ने आखिरकार उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने और अपने शेष दिनों को पूरी तरह से जीने का एक मौका दिया था। उसके बाद के वर्षों में देवेंद्र, सुनीता और लीला का परिवार सद्भाव और प्रेम में एक साथ रहा। सुनीता और लीला मिलकर बगीचे में हरी सब्जियों की क्यारियों की देखभाल करती, साथ में साधारण लेकिन आरामदायक भोजन पकाती। देवेंद्र अक्सर बच्चों और नाती पोतों को पूर्वजों की कब्रों पर ले जाते, जैसे कि उन्हें अतीत के सबक याद दिला रहे हों। रोहन और प्रिया, भले ही प्रत्येक का अपना जीवन था, फिर भी नियमित रूप से अपने माता पिता और लीला से मिलने आते थे। हर बार जब वे लौटते तो छोटा सा घर हंसी से गूंज उठता, जैसे कि पिछले साल का दुख कभी हुआ ही नहीं था। जीवन ऐसा ही होता है, कभी कभी प्रतिकूलताओं से भरा होता है, लेकिन क्षमा और प्रेम हमेशा सभी घावों को भरने के लिए सबसे चमत्कारी दवा होते हैं। उस साल की दुखद शादी भले ही सभी के मन में गहरी छाप छोड़ गई थी, लेकिन उसी से एक नया परिवार बना, जहां लोगों ने एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे को महत्व देना सीखा। और इस तरह कहानी एक संतोषजनक अंत के साथ समाप्त होती है। इस बात का एक वसीयतनामा कि जीवन कितना भी कठोर क्यों ना हो, जब तक मानवता है, हर दर्द को शांत किया जा सकता है, हर नुकसान की भरपाई की जा सकती है।